लाइट का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट क्या होती है? हाउ डू यू डिफाइन लाइट? Which enables us to see objects. Light है कि एक्चुअल में it is a form of energy which produces a sensation of vision. देख पा रहे हैं किसी चीज़ को। तो लाइट की दो थियरीज हैं, एक तो कहती है कि वो वेव फॉर्म में ट्रैवल करती है, एक कहती है कि वो फोटोन की फॉर्म में ट्रैवल करती है, पार्टिकल की फॉर्म में ट्रैवल करती है। दोनों थ्योरीज से हम कुछ ना कुछ बातें समझ पा रहे हैं, इसलिए हम दोनों थ्योरीज को कंसिडर करके चलते हैं। आज तक ऐसा कोई मतलब फिक्स नहीं हो पाया है कि ये सिर्फ वेव ही होगी, ये सिर्फ फोटोन की फॉर्म में होगी। हम दोनों थ्योरीज को कंसिडर करके कुछ फिनोमिना हम वेव थ्योरी से समझा देते हैं और कुछ फिनोमिना हम पार्टिकल थ्योरी से समझा देते हैं। बट ये बिल्ली बैठी है उधर, निकाली जरूर से। देखिए ऐसे नहीं दरवाज़ा खोल दे, कोई बात नहीं, दरवाज़ा थोड़ा सा खुला छोड़ दो, चली जाएगी। बस बस थोड़ा सा कहा है मितेश। तो कुछ थ्योरीज हम पार्टिकल थ्योरी से बता रहे हैं, कुछ थ्योरीज हम वेव थ्योरी से बता रहे हैं। तो लाइट की रिफ्लेक्शन किसी सरफेस से हो रही है, दो तरह की रिफ्लेक्शन हो सकती है। कौन कौन सी? तुम छोटी क्लासेस में पढ़ के आए, इसलिए मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ाता, फटाफट डिस्कशन कर लेते हैं। दो तरह की रिफ्लेक्शन होती हैं, कौन कौन सी? डिफ्यूज और स्ट्रेट। वो तो लॉज हैं रट्टू। रटता है क्या तू? सवाल तो सुन ले, क्या पूछा है मैंने। मुझे कौन सी तरह की रिफ्लेक्शन होती हैं? एक बार तो रे ऐसे आई और ऐसे चली गई। पैरेलल बीम ऑफ लाइट जब आती है और पैरेलल ही चली जाती है तो हम उसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन किस सरफेस से होती है? पॉलिश्ड। पॉलिश्ड या फिर स्मूथ सरफेस से। रेगुलर रिफ्लेक्शन विल बी देयर फ्रॉम आइदर पॉलिश्ड और स्मूथ सरफेस। सेकेंड केस क्या होगा? इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। किसी भी रैंडम डायरेक्शन में जा रही है तो वो इरेगुलर होगी, रफ सरफेस से हो रही है। इसका दूसरा नाम क्या होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन का? कर्व। डिफ्यूज। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इसको लिखो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या फिर इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ड्रॉ कर लो बेटा इसको अपने से।
क्या हुआ तो ऐसे क्यों बना रहे हैं इसमें? चलिए आगे। देखो बेटा, नेक्स्ट चीज है आपकी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये भी तुम बचपन में पढ़ के आए हो, पर मुझे पता है गलत ही पढ़ के आए होंगे, तो दोबारा से अच्छे से समझते हैं। व्हाट आर द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? पहला लॉ क्या है? वो दूसरा लॉ है, पहला नहीं है। पहले लॉ की हेल्प से मैं दूसरे को डिफाइन कर Angle of सकता हूँ। incidence is equals to angle of reflection. क्या? Angle of incidence. to angle r. वो दूसरा लॉ है बेटा, पहला क्या है? Incident ray, reflection ray, and normal all lie on the same plane. On the same plane. पहला लॉ क्या है? द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। तो इसका मतलब अगर मैं इस सरफेस को अपना पॉलिश सरफेस मानता हूँ, तो ये मेरी इंसिडेंट रे होगी, और ये मेरी रिफ्लेक्टेड रे होगी। ठीक है, और इसको जो मैंने 90 डिग्री टू द सरफेस बनाया है, इसको हम नॉर्मल कहेंगे। ठीक है, नॉर्मल का मतलब क्या हुआ? द थिंग विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। समथिंग विच इज परपेंडिकुलर टू द अदर। ठीक है, तो इसके बारे में लिख लो, द नॉर्मल इंसिडेंट रे and reflected ray all lie in the same plane। ठीक है, अब आप लोगों का टास्क है बेटे, मुझे प्लेन शब्द का मतलब समझाना, क्योंकि तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो। तो प्लेन क्या होता है? क्या? स्थिर। तो स्टिफ या रिजिड होता है स्थिर। तो हाँ, नीचे वाली लाइन है वो प्लेन होगा। क्या? सर प्लेन का मतलब वो होगा जिस मीडियम से इंसिडेंट रे आ रही है और जिस मीडियम में रिफ्लेक्टेड रे जा रही है वो दोनों सेम है। ओके, और कोई? आर्यन, क्या मतलब होता है बेटे प्लेन का? तुम्हें 7वीं 6ठी से पढ़ाना शुरू कर देते हैं लॉ। Yes, तक sir. नहीं पता प्लेन का मतलब क्या होता है। हाँ जी आर्यन, पता है? नहीं पता? टाइम मत वेस्ट करो, जल्दी बताओ, पता है नहीं पता? प्लेन के ब्रैकेट में लिखो सरफेस। कोई भी सरफेस को मैं अपना प्लेन मान सकता हूँ। प्लेन इनफाइनाइट सरफेस लिख लो, रादर इनफाइनाइट सरफेस।
जैसे मेरे लिए मेरा प्लेन क्या था, जिस पे मैंने ड्राइंग करी है सारी, मेरा प्लेन क्या है, मेरा स्मार्ट बोर्ड। तुम्हारे लिए तुम्हारा प्लेन क्या होगा? चेयर नहीं, चेयर पे ड्रॉ किया तुमने, पेज, नोटबुक भी नहीं, पेज। योर नोटबुक हैज मैनी प्लेन्स, मतलब मैनी पेजेस आर देयर, सो देयर आर मैनी प्लेन्स। जिस पे तुमने ड्रॉ किया है वो तुम्हारा सेम प्लेन है, ठीक है? इसको समझोगे कैसे? कॉपी दो एक मेरे को, खराब करनी है मैंने कॉपी को, लास्ट पेज खोल के दे दो। नहीं चलता है, नहीं चलता, ला दो ऐसे ही दे दो, ठीक है? बात समझना, तुम भी बेटा सामने सारे बोर्ड पे देखो पहले क्या बनाया है। खोल खुल जाएगी सब, आखिरी पेज खोल लिया था मैंने, पता चल जाता कौन टीचर फेवरेट है किसका। समझना, ठीक है? बात बेटे तुम भी समझो, कैमरा में दिख रहे हैं? दिख रहे हैं, चलो। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि कॉपी का जो बेस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है? इस पेज के अबाउट इंसिडेंट रे आई, सेंटर वाली लाइन को नॉर्मल मान लो, और इस पेज के अबाउट वो रे रिफ्लेक्ट हो, तो मैं कहूँगा ये पूरा एक प्लेन था, ठीक है? अगर मैं बोलता कि इंसिडेंट रे इस लाइन, इस पेज के अबाउट आ रही है, लेकिन अब मेरी कॉपी सपाट ना होके, ऐसे खुली भी ना होके, थोड़ी सी ऐसे होगी, तो बताओ कि सेम प्लेन में जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी? ऐसे हिट किया, रिफ्लेक्ट होके उधर को चली गई, तो अब मेरा प्लेन चेंज हो गया। समझ आई बात? प्लेन कब सेम रहेगा? जब मैं इस पूरी कॉपी को एक सीधा प्लेन मान के इंसिडेंट रे इस पे ले रहा हूँ, नॉर्मल इस पे ले रहा हूँ, रिफ्लेक्टेड रे इस पे ले रहा हूँ। बट अगर उसका प्लेन ऐसे थोड़ा सा भी चेंज हो गया, अब यहाँ पे एक प्लेन ना हो गया, दो प्लेन हो गए, एक प्लेन तो ये हो गया सीधा सीधा, दूसरा प्लेन एक ऐसे वाला हो गया, तो इसके केस में मैं, जो तुमने सेकंड लॉ बोला था, क्या बोला था तुमने? एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल। वो इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं इक्वल होगा? क्योंकि अब प्लेन सेम नहीं है। इक्वल कब होगा? जब प्लेन सेम हो। समझ आई बात? ये एंगल तो सेम हो ही सकता है, क्या कह रहे बेटा? एंगल तो सेम हो ही सकता है। एंगल सेम हो सकता है, क्यों? नॉर्मल के साथ एंगल दूसरा भी हो सकता है, नहीं हो सकता? वैसे तो बोलते हैं बेटे हम कि अगर सेम प्लेन में तभी एंगल इक्वल होगा। लिखो चलो दूसरा लॉ अपने पास। सेकेंड लॉ लिखो बेटा। इफ द प्लेन इज सेम, if the plane is same, angle of incidence is equal to angle of reflection, ठीक है? मतलब एंगल I is equal to angle R। तो ये हमेशा नॉर्मल बनता किसके साथ है? इंसिडेंट रे के साथ, और सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के साथ I, और रिफ्लेक्टेड रे बनती है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के साथ। क्या बोल रहा हूँ? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनता है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है? हमेशा एंगल जब भी मेजर करना है, चाहे आई मेजर करना है चाहे आर मेजर करना है, किसके साथ मेजर करना है? नॉर्मल के साथ, सरफेस के साथ नहीं, नॉर्मल के साथ, ठीक है? चले आगे। बना लिया आई और आर भी बना लिया डायग्राम के अंदर। तू ना मितेश, एक ऑनेस्ट सजेशन है तुझे, सवाल में पूछा गया है वो पढ़ना शुरू कर। तू टेस्ट में भी कुछ भी लिख के आ जाता है, पूछा नॉर्थ हो तो तेरा साउथ आंसर में मिलता है। समझा अगर क्या सवाल में चाह रहे हैं मुझसे? समझ आई बात?
ध्यान से थोड़ा। चलो इसके एक सॉल्व करो न्यूमेरिकल। अगर एक रे ऐसे आई एक पॉलिश सरफेस पे making an angle of 30 degree with the surface, find angle of reflection. विश्वजीत और आर्यन ने हैंड रेज करके आंसर दिया और तू बदतमीजों की तरह आंसर चिल्लाने को लग रहा। उसको एनालाइज करने दे, जानवी को सोचने दे कि आंसर हो। नहीं जी 60 30 क्यों नहीं? बस बस चुप रहे। हो गया मितेश? क्यों आएगा मितेश 60 बता कर तू ही बता। बीचों बीच है ना वो 90 का। क्योंकि यहाँ से अगर मैं नॉर्मल बनाऊंगा तो ये एंगल क्या हो जाएगा 60। इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है 60 डिग्री। और जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होना चाहिए। ठीक है डन। चले आगे बोलो। अगला ड्रॉ करोगे सिनेरियो। ये ड्रॉ करना सब इम्पोर्टेंट है। What is the value of phi and what is the value of r? अगर कोई लाइन नॉर्मल के अबाउट ही आ जाती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या क्या होंगे? सोच लिया? तुम दोनों ने भी हैंड रेज किया हुआ है ऑलरेडी। विश्वजीत बता बेटे क्या आएगा आंसर? सर 0। वेरी गुड 0 डिग्री होगा। क्यों होगा 0 डिग्री विश्वजीत? सर क्योंकि हम एंगल आई और एंगल आर को नॉर्मल के रिस्पेक्ट में नापेंगे जो 0 रहेगा। पेन देना। देखो मेरा नॉर्मल भी इसके अबाउट है ठीक है और मेरी इंसिडेंट रे भी इसके ऊपर ही है। तो जब दोनों कोइंसाइडिंग हो गए एक दूसरे के कोइंसिडेंट हो गए तो एंगल क्या हो जाता है दोनों लाइंस के बीच में 0 डिग्री। इसलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया 0 डिग्री। और जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। इसलिए एंगल आर भी क्या हो जाएगा इस केस के लिए 0 डिग्री। ठीक है जब ये वाला केस आता है इस केस का एक स्पेशल नाम है, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस में क्या हुआ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 0 डिग्री होते हैं 90 डिग्री नहीं, या फिर वो नॉर्मल के अबाउट चलते हैं। ठीक है समझ आ गई बात? चलो आगे देखो। एक्चुअल में अब चैप्टर शुरू हो गया तुम्हारा जो तुम इस साल पढ़ोगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मिरर्स। कौन कौन से? कनकेव, कन्वेक्स और प्लेन। तो पहले तो यही बनाओ। आगे आंसर दे रहा था। बनाओ मिरर्स आर ऑफ 3 टाइप। मतलब और भी हो सकते हैं उनके कॉम्बिनेशन हो गए कनकेवो कन्वेक्स, कन्वेक्सो कनकेव, प्लानो कनकेव, प्लानो कन्वेक्स, वो मिक्सचर बन सकते हैं। बट मेजरली 3 तरह के होते हैं प्लेन, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। 3 तरह के मिरर्स होते हैं।
प्लेन, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स। तो प्लेन मिरर में तो बेटे सीधा सीधा सरफेस होता है, फ्लैट सरफेस होता है। ये जो मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ ना निशान, इसका मतलब है कि ये रिफ्लेक्ट करने वाली साइड है मेरी, और यहाँ से अगर कोई रे आ रही है तो रिफ्लेक्ट नहीं होगी, यहाँ से रे आ रही है तो रिफ्लेक्ट होके वापस इस तरफ ही चली जाएगी। बना लिया, अगला बनाएं। कॉनकेव में वर्ड केव आता है, तो इससे याद रख सकते हो तुम, केव का मुंह ऐसे खुल गया, ठीक है। तो ये वाली जो रिफ्लेक्टिंग साइड होगी, इस मिरर को हम कहेंगे कॉनकेव। इसकी शेप ऐसे बनानी है, उल्टा सी। और कॉन्वेक्स ये वाली शेप हो जाती है, जिसमें इस बार अंदर वाली साइड जो है वो रिफ्लेक्ट है। तो जैसे अगर तुम चम्मच को देखो, चम्मच की जिस साइड से हम खाना खाते हैं वो साइड क्या होगी, कनकेव है कन्वेक्स? कनकेव, वही कनकेव होगी। जिस तरफ से हम खाना खा रहे हैं वो कनकेव होगी, और जो उल्टे वाली साइड है उसकी वो कॉन्वेक्स हो जाएगी, ठीक है। ये कॉन्वेक्स बल्जिंग आउट होता है, क्या कॉन्वेक्स मिरर बल्जिंग आउट होता है। कर्विंग आउट, हाँ इसको बोल सकते हो हम कर्विंग इन, अंदर की तरफ जा रहे हो। कन्वेक्स जो होता है वो कर्विंग आउट होता है, बाहर की, बाहर वाला सरफेस, उसका आउटर सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग है, ठीक है। जो सड़कों पे तुमने मिरर देखे हो कनकेव होगा कन्वेक्स होगा, इसी लॉजिक से। कॉनकेव। मोड़ पे नहीं लगा हुआ होता ताकि तुम्हें सारी कॉर्नर्स की गाड़ियाँ दिखती रहें, कन्वेक्स। कौन सा होगा? ऐसे कॉनकेव। होता है, मतलब तुम्हारे लिए ऐसे है वो या ऐसे है? कॉन्वेक्स। ऐसे कर्वेचर है ना उसकी, तो कौन सी साइड हुई वो? ये वाली साइड हुई कन्वेक्स है, ठीक है, याद रहेगा। चलो लिखो आगे, कुछ टर्म्स होते हैं इससे रिलेटेड, स्फेरिकल मिरर्स से रिलेटेड। इनको हम स्फेरिकल मिरर्स क्यों बोलते हैं पता है किसी को? क्योंकि ये स्क्वायर के पार्ट से कट होता है। Why do we call them spherical mirrors? क्योंकि ये स्फीयर से कट के बनते हैं। अगर ये बहुत बड़ा एक स्फीयर है, 3D में है, 2D में नहीं है, सर्कल नहीं है, स्फीयर है, ठीक है। मैंने क्या किया, उसके सिर्फ इतने पार्ट को यूज कर लिया, और या तो मैं इधर से पॉलिश कर सकता हूँ उसे, ठीक है, या फिर एक और बनाना पड़ेगा, इसको बनाइए ऐसे बनाया, नहीं तुम तो ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया। इसका ये पार्ट इरेज किया, और इस वाले पार्ट को मैंने पॉलिश कर दिया, ठीक है। तो अब इस केस में इसका ये वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, और इस केस में इसका बाहर वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग है। मतलब अगर इधर से कोई रे आई, मान लो अगर ऐसे कोई रे आई तो रिफ्लेक्ट होगी, ऐसे चली जाएगी। हाँ, अगर कोई रे इधर से आ रही है तो रिफ्लेक्शन नहीं होगी, क्योंकि इधर कोई साइड रिफ्लेक्टिंग नहीं है। इस केस में उल्टा होगा, अगर इधर से कोई रे गई तो रिफ्लेक्ट नहीं होगी, रादर इधर से कोई रे आई तो रिफ्लेक्ट होके वापस से उसी मीडियम में चली। समझ आई बात? हाँ हाँ हाँ, ये लिख लो बात स्फेरिकल मिरर्स के लिए, इसके साथ लिख लो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ
reflection are applicable on spherical mirrors. ठीक है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इन पे भी एप्लीकेबल है. लिखना चाहते हो लिख लो. These are curved inwards, concave, curved inwards और convex होते हैं rear curved outwards. ठीक है. चलो डेफिनेशंस लिखो कुछ. मैं ना कनकेव के लिए लिखवा रहा हूँ, बाकी सारी चीज़ें सेम ही रहेंगी. कनकेव कन्वेक्स में बस एक फोकस चेंज हो जाएगा. कनकेव के लिए जो डेफिनेशन है वो सेम होंगी, ओनली द डेफिनेशन ऑफ फोकस विल चेंज. वो हम अलग से दोनों के लिए लिखते हैं. ड्रॉ कर लेते हैं पहले कनकेव मिरर. P से डिनोट जो होता है बेटे वो होता है पोल. P is your pole. C is center of curvature. C is center of curvature. F is principal focus. ये जो लाइन है बेटे जिसके ऊपर मैंने तीनों चीज़ें बनाई हुई हैं इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस. सेंटर का पोल से डिस्टेंस जो होता है उसको हम कैपिटल R से लिखते हैं और फोकस का जो पोल से डिस्टेंस होता है हम उसको स्मॉल f से लिखते हैं. तो R इज रेडियस ऑफ कर्वेचर. Small f is focal. Done? चले आगे. डेफिनेशंस लिख लो राजेश या इसलिए नहीं चल लिखो. सबसे पहले पोल के बारे में. पोल इज द
center of the reflecting surface of a spherical mirror it lies on the mirror. इमेजिन करना, ठीक है, मैं एग्जैक्ट मिरर तो नहीं ला सकता, पर इमेजिन करो कि ये एक मेरा मिरर था, इसके सेंटर पे जो पॉइंट है दैट इज नोन एज द पोल ऑफ द मिरर। इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का एक सेंटर पॉइंट है, ठीक है। तो वो मिरर के अंदर होता है उसकी सरफेस पे। सरफेस के ऊपर हुआ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए ही बता रहा हूँ सारी चीज़। लिख लिया बेटा, स्लाइड चेंज करनी पड़ेगी मुझे। देखो आगे, सेकेंड इज सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए क्या होता है? द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर forms a part of a sphere the center of this sphere is called the center of this sphere is called center of curvature। ठीक है, मतलब अगर मैं एक कंप्लीट सर्कल ड्रॉ कर लूँ, उसका ही कुछ पार्ट है ना यहाँ से लेके यहाँ तक स्फेरिकल मिरर, तो जो इस स्फीयर का पूरे का सेंटर होगा उसको मैं सी से डिनोट करूँगा, ठीक है। इसके साथ एक स्पेशल नोट लिखो बच्चों, स्पेशल नोट बना लो। अब बताओ, क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर किसी सरफेस के ऊपर लाई करेगा एक्चुअल में, या हवा में कहीं पे बनाते हैं? लाई करेगा, हवा सरफेस पे लाई करेगा, लाइव में नो, वो सरफेस थोड़ी, वो तो लाइन हुई ना। तो ये ऐसी इमेजिनरी सा पॉइंट होता है जो एक्चुअल में स्पेस में लाई करता है, सरफेस पे नहीं लाई करता। जैसे तुम्हारी स्फीयर तो ऐसे गोल है ना, तो उसके सेंटर में कहीं पे मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, तो ये किसी सरफेस पे नहीं लाई करता, ये स्पेस में लाई करता है। लिखो स्पेशल नोट, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट सेंटर ऑफ कर्वेचर is not a part of the mirror कनकेव मिरर में क्या होगा, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने लाई करेगा, ठीक है। और जो कन्वेक्स मिरर होगा उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये हो जाता है, कन्वेक्स मिरर में ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाता है, तो इसके लिए इसका सेंटर यहाँ लाया करेगा। तो जब मैं कनकेव मिरर की बात कर रहा हूँ तो उसका सेंटर जो है उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने,
और कन्वेक्स मिरर में उसका सेंटर जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे है। तो ये बात लिख लो, द सेंटर ऑफ concave mirror, the center of curvature of concave mirror is in front of it. Secondly, the center of curvature of convex mirror is in back of. और behind the mirror लिख सकते हो। ठीक है, बाकी काम परसों की क्लास में लिखते हैं। आज के इतना काफ़ी, इसको रिवाइज कर लेना जो भी पढ़ा है आज। अब वाला जो टेस्ट होगा ना संडे को, सॉरी संडे वगैरह मंडे को, सैटरडे को, उसमें हम इसी टॉपिक में से पूछेंगे। ठीक है, उसका जो भी टॉपिक करेगा वो ऑक्सीडेशन रिडॉक्स वाला तो ऑलरेडी हो चुका है कवर, तो सिर्फ इसी टॉपिक में से पूछेंगे। ठीक है, चलो चलो। Good अच्छा तुम्हारा इंग्लिश evening.